इस विश्व राजनीति में भारत की स्थिति कैसी होने वाली है? भारत अपने आप को किस तरीके से प्लेस कर सकता है? क्योंकि इसके पिछले बारे में एक न्यूट्रल स्टांस था, कहीं भी कुछ हो हम ज़्यादा किसी के प्रो या किसी के एंटी नहीं हो पाते थे। नए वाले विश्व व्यवस्था में भारत क्या कैसा है? देखिए, क्योंकि जब भी हम लोगों ने एक सवाल इसके साथ है, क्योंकि नई विश्व व्यवस्था में एक जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की एक जो सबसे बड़ी पिलर चाइना उभरने वाले, भारत का पड़ोसी है और सबसे ज़्यादा व्यापार और सबसे लंबी बॉर्डर भी हम शेयर करते हैं उनके साथ। देखिए, क्योंकि अगर विश्व व्यवस्था की बात करें तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ या उसके पश्चात जिस प्रकार से हम लोगों ने अपने देश की राजनीति चलाई और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ज़माना था जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई सारे विदेश नीति के जानकार लोग भारत को पिछलग्गू राष्ट्र बोला करते थे और वो ये कहते थे कि भारत कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर अपनी राय नहीं रख पाता है, बल्कि जब बड़े मुल्क अपनी राय रखते हैं तो उसके पक्ष या विपक्ष में खड़ा होता है। लेकिन पिछले 10 सालों में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आइडेंटिटी थी भारत की उसको भी हमने तोड़ा है, क्योंकि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार अब आई है और उन्होंने जिस प्रकार को लेके विदेश नीति के हर फ्रंट पर इंडिया फ्रंट फुट पे खेला है वैसा कहीं नज़र नहीं आता। क्योंकि पिछले 25 सालों से मैं भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का छात्र रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि सब लोग बोलते तो थे कि एमर्जिंग इंडिया इन दी 21st सेंचुरी, लेकिन वो एमर्जेंस नहीं नज़र आया था जो मुझे आजकल नज़र आता है। क्योंकि अब भारत जो है विश्व शक्तियों के सामने अपनी बात खुलकर रखता है और उसके पक्ष या विपक्ष में अब पूरी दुनिया खड़ी होती नज़र आती है। जो पीछे हमने G20 का भी आयोजन किया, तो ये आयोजन पहली बार ऐसा हुआ जिसमें सबके कंसेंसस के साथ जॉइंट स्टेटमेंट भी आया। इससे पहले कभी नहीं आया था। भारत के ही कहने पर अफ्रीकन यूनियन को भी यूरोपियन G20 का एक और सदस्य बनाया गया। तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की साख बढ़ रही है, धाक बढ़ रही है और उसी G20 में हम लोगों ने इंडिया वेस्ट एशिया यूरोपियन कॉरिडोर की भी बात की है, जो कहीं ना कहीं लॉन्गर रन में BRI को काउंटर करने के लिए भी काम आएगा और उसको लेके अमेरिका भी बहुत ही एंथुजियास्टिक है। तो भारत अब एक नया भारत है, भारत बदल गया है और इसी वजह से जयशंकर भी कई बार विदेशी मंचों पर, मुख्यतः वेस्टर्न देशों के मंचों पर जब भी भारत की बात आती है तो वो आंखों में आंखें डालकर जवाब देते हुए नजर आते हैं कि यूरोप की प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आप भारत को ना सिखाएं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में हम लोग अगर यूक्रेन से भी हमारे अच्छे संबंध हैं, हमारे संबंध रशिया से भी हैं। रशिया हमारा बहुत पुराना टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। जब पूरी दुनिया ने रशिया के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, उसके बावजूद भी भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए, बल्कि रशिया के साथ अपने संबंधों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने संबंध ख़त्म नहीं किए, ना ही कम किए। और इसी वजह से क्योंकि इजराइल हमास और रशिया यूक्रेन युद्ध के बावजूद भी पूरे दुनिया में जिस प्रकार से तेल के दाम बढ़े और इन्फ्लेशन बढ़ा, लेकिन भारत में हम लोग उसको रोकने में कामयाब हुए और इसके पीछे हमारे भी अपने राष्ट्रीय हित थे। हमने रशिया की तो मदद की ही, लेकिन हमने अपने देश के आंतरिक हालात और अर्थव्यवस्था को नज़र रखते हुए रशिया के साथ हम लोग खड़े हुए। ये बात बिल्कुल सही है कि चाइना भी विश्व की एक उभरती हुई नई शक्ति है और पूरे विश्व के लगभग 90% देशों का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है और हमारे जो बॉर्डर है चाइना के साथ अच्छे खासे लगते हैं। हालांकि इतिहास में चाइना एक लैंडलॉक कंट्री था, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत सारे मुल्कों पर कब्जा करते हुए और तिब्बत के ऊपर कब्जा करते हुए बिल्कुल भारत के समीप आ पहुंचा है, जो कि अनफॉर्चुनेट है। लेकिन भारत ने भी बड़ी मुस्तैदी के साथ, हम भी चाइना का सामना कर रहे हैं। मैंने बोला ये नया भारत है, ये 1962 वाला भारत नहीं है जब हमने मुंह की खाई थी। हम लोगों ने चाइना के ऊपर आंख बंद करके विश्वास किया
और हमें लगा कि चाइना हमारा भाई है, लेकिन वो भाई कम और कसाई ज़्यादा निकला। और इस वजह से उस समय हमें काफ़ी नुकसान हुआ। अक्साई चिन अभी भी चाइना के कब्ज़े में है। वो तो 1962 का क्यूबा मिसाइल क्राइसिस सही समय पे ख़त्म हुआ और अमेरिका का पैसिफिक कमांड जब बे ऑफ बंगाल की तरफ मुड़ा, तब चाइना ने अपने कदम पीछे हटा लिए, नहीं तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट चाइना ने उस समय अपने कब्जे में ले लिया था। और पंडित नेहरू पार्लियामेंट में आसाम के लोगों के साथ, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के सामने हाथ जोड़ के उन्होंने पार्लियामेंट में माफ़ी मांगी थी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको बचा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन पैसिफिक कमांड सही समय पर बे ऑफ बंगाल में आया, उससे चाइना ने अपने कदम पीछे हटा लिए। लेकिन आज भी चाइना कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत बोलता आया है और गाहे बगाहे अरुणाचल प्रदेश से आगे निकलकर वो नॉर्थ ईस्ट को अपने जैसा बताने की कोशिश करता है। अभी जिस प्रकार से वो मेगा डैम प्रोजेक्ट बना रहा है, वो भी भारत के लिए चिंता का विषय है। लेकिन हाल ही में गलवान में भी हमने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया। हम लोग अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा बना रहे हैं, बीआरओ ने बहुत अच्छा काम किया है। और जिस प्रकार से जो एक नैरेटिव था कि सीमा से लगे हुए जो हमारे गाँव थे, जिसको आखिरी गाँव बोला जाता था, मोदी की सरकार ने अब उसको भारत का पहला गाँव बोला है, जिस वजह से वहाँ पे कम्युनिकेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं।